हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो इरिटेरिया का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला भाग। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि ये क्या है? तो ये एक दूसरे से संबंधित है। सबसे अधिक कहेगा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो बिहार का। एक एक किलोमीटर वर्ग स्क्वायर पर कितने आदमी रहते हैं? तो 1106। और सबसे कम कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा 17 व्यक्ति। देश में स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित करता है? देश में स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करता है सेबी, जिसका गठन किया गया था 1988 में, और सेबी को वैधानिक दर्जा 1992 में मिला था। राष्ट्रीय एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कहेगा तो 1992 में हुआ था। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना 1992 में हुआ था। आरबीआई के गठन 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। आगे देखेंगे, 3 नंबर हो जाएगा, विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा भारत, जो कि 1952 में अपनाया था। पंचवर्षीय योजना कहेगा भारत में किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। उगते हुए सूर्य का देश कहेगा किसे कहते हैं? तो जापान के। और डूबते हुए सूर्य किसे कहते हैं? तो ब्रिटेन के। डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन को कहते हैं, उगते हुए सूर्य का देश जापान को, और मध्य रात्रि सूर्य के देश कहते हैं नॉर्वे को। और नॉर्वे में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होता है। सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का है? तो ये अमेरिका का। 4 नंबर हो जाएगा, केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? तो केंद्र सरकार का राजस्व का मुख्य स्रोत कहेगा तो निगम कर प्लस जीएसटी कर हो जाएगा। उत्पाद कर और सीमा शुल्क ये दोनों क्या है? तो ये दोनों अप्रत्यक्ष कर हैं। आगे देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन कहे तो शिकार था। वही पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था, और पहिए का आविष्कार कहेगा तो नव पाषाण काल में हुआ था। और कृषि के कहेगा कृषि के शुरुआत भी नव पाषाण काल में किया गया था। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है? वैदिक साहित्य में प्रयुक्त जो व्रीहि शब्द है ये चावल के लिए प्रयोग किया गया था। वैदिक साहित्य का अन्य नाम कहेगा तो श्रुति हो जाएगा। वैदिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आगे देखेंगे, 7 नंबर हो जाएगा, सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? तो ये दक्षिण के कुषाण राज्य का उल्लेख नहीं किया था। कुषाण वंश के संस्थापक कहेगा तो कुजुर कटफिशिस हो जाएंगे। और कुषाण वंश के सबसे प्रतापी कहेगा शासक कौन थे? तो ये हो जाएंगे कनिष्क। चोल वंश के संस्थापक हो जाएंगे विजयालय। 8 नंबर है, महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? तो शिल्पाधिकारम के रचयिता हो जाएंगे इलिंगो। और ये किस वंश के शासक थे? तो चोल वंश के। तमिल साहित्य का प्रथम कहेगा जो शिल्पाधिकारम है ये तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। आगे देख लेंगे, 9 नंबर हो जाएगा, सर्वप्रथम सेना का वेतन देने की प्रणाली की शुरुआत किसने किया? तो ये किए थे अलाउद्दीन खिलजी, और इन्होंने बाजार नियंत्रण की शुरुआत भी किए थे। फिरोज शाह तुगलक ये ब्राह्मण पर भी कर लगाए थे। ब्राह्मण पर भी कर लागू करने वाला कहेगा दिल्ली सल्तनत के पहला शासक कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक किए थे। बलबल ने सिजदा और पैबोस की शुरुआत किए थे। सिजदा का अर्थ होता था सिर झुकाना, और पैबोस का अर्थ होता था पैर छूना। बेल्बी आयोग के सदस्य के रूप में निम्न में से कौन इंग्लैंड गए थे? तो ये गए थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 ईस्वी में किए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, और वहां से लौटे थे 9 जनवरी 1915 में। 9 जनवरी को इन्हीं के उपलक्ष्य में भारतीय प्रयासी दिवस मनाया जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने डीकन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किए थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत 1897 में किए थे। आगे देखेंगे, 11 नंबर हो जाएगा, किसने कहा था भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर से अपने बल से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करनी है? तो ये कहे थे स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू की उपाधि दी गई थी।
दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 में मुंबई। भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 में। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट मिलकर होम रूल लीग की स्थापना किए थे 1916 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर। निम्न में से कौन INA से संबंधित नहीं थे? तो ये आरसी दत्त INA से संबंधित नहीं थे। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कहेगा तो आरसी दत्त हो जाएंगे। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक आरसी दत्त हो जाएंगे। बाकी INA के गठन कहेगा तो सिंगापुर में हुआ था। इसे संबंधित है गुरुदयाल सिंह ढिल्लों, शहनवाज खां एवं मोहन सिंह। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम अनुसार सजाइए। तो इसमें सजाना है कि डेट से कौन सा पहले हुआ था। तो पहले इसमें हुआ था सालाबाई का जो संधि हुआ था 1782 में हुआ था, और ये हुआ था मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। इसके बाद हुआ था मैंगलोर के संधि 1784 में, और इसके बाद हुआ था अमृतसर की संधि राजा रणजीत सिंह के बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 में अमृतसर के संधि हुआ था, और सोगोली के संधि हुआ था 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और जो नेपाल के गोरखा थे इनके बीच हुआ था। पहले इसमें हो जाएगा सालाबाई की संधि 1782, इसके बाद मंगलौर की संधि 1784, इसके बाद अमृतसर की संधि 1809 और इसके बाद सोगोली की संधि 1816। आगे देख लेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है और वह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है लोकतंत्र। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। गणतंत्र जो शब्द है ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। 15 नंबर हो जाएगा, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1950 ईस्वी में। कांग्रेस द्वारा कब नो टैक्स नो लगान का नारा दिया गया था? तो 1930 में। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन 6 अगस्त 1952 में हुआ था। आगे देखेंगे, 16 नंबर हो जाएगा, मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद आपसे कहेगा तो 12 से लेकर 35 तक हो जाएगा, और कहेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? तो ये निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति, और संशोधन कहेगा तो संशोधन करते हैं आपको संसद, और निलंबित राष्ट्रपति करेंगे। 17 नंबर हो जाएगा, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का सर्वप्रथम निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? तो ये लिया गया था राज्य सरकार के द्वारा। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का सर्वप्रथम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा। पंचायती राज का संबंध कहेगा तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज लागू किया गया था, और इसका संबंध हो जाएगा राज्य सूची से। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में हुआ था, और ये लागू हुआ था 1993 में। आगे देखेंगे, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है राज्यसभा द्वारा, और राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 61 के तहत। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होंगे, ये किस में कहा गया है? तो अनुच्छेद 64 में। 19 नंबर हो जाएगा, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो न्यायिक पुनरीक्षण अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय गठन कहेगा तो 28 जनवरी 1950 में हुआ था। आगे देख लेंगे, 20 नंबर है, तदर्थ का अर्थ कहेगा तो इस उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्था हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 162 में क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो जाएगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा,
इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 154 में राज्य का कार्यकारी शक्ति जो होगा ये राज्यपाल में निहित होगा। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति किया जाएगा और ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। अनुच्छेद 156 में है राज्यपाल का कार्यकाल। आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के फलस्वरूप पंजाब हिमालय का विस्तार क्या है? तो पंजाब हिमालय स्थित है सतलज और सिंधु नदियों के मध्य। पंजाब हिमालय सतलज और सिंधु नदी के मध्य स्थित है। कुमाऊं हिमालय स्थित है काली और सतलज के मध्य। और वही नेपाल हिमालय कहेगा तो तीस्ता और काली नदी के मध्य स्थित है। और असम हिमालय स्थित है दिहांग और तीस्ता के मध्य। अब से देखते हैं पंजाब हिमालय जो स्थित है सतलज और सिंधु नदी के मध्य स्थित है। पंजाब में दोनों नदी बहती है, ऐसे याद कर लीजिएगा। नेपाल हिमालय कहेगा तो काली और तीस्ता के मध्य। कुमाऊं हिमालय कहेगा, कुमाऊं हिमालय तो सतलज और काली के बीच। असम कहेगा तो ये हो जाएगा दिहांग और तीस्ता के बीच। इसका ट्रिक हो जाएगा अदिति, असम हिमालय दिहांग और तीस्ता के बीच। कुमाऊं हिमालय कहेगा तो काश कुमाऊं, यानी का से काली, स से सतलज, कुमाऊं हिमालय। आगे देखेंगे 23 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किस फसल में बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? तो ये हो जाएगा गन्ना। गन्ना एक वर्ष में होने वाला ये फसल है। गेहूं और जौ क्या है? तो ये दोनों रबी फसल है। रबी फसल की बुआई कहेगा तो अक्टूबर नवंबर में होता है। मक्का हो जाएगा खरीफ फसल और खरीफ फसल की बुआई होता है जून जुलाई में। गेहूं में रस्ट रोग जो होता है ये कवक के कारण होता है। आगे देखेंगे 24 नंबर हो जाएगा, हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसमें जल का जो प्रवाह है ये 12मासी होता है, यानी कि सालों भर होता है। और इसका कारण हो जाएगा बर्फ का पिघलना। सिंधु, सतलज और गंगा ये क्या है? तो ये सभी हिमालय नदी है। आगे देख लेंगे 25 नंबर हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सी सही नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया था, ये गलत है। अर्नेस्ट हैकेल ने ये केवल पारिस्थितिकी शब्द का पहली बार प्रयोग किए थे। और पारिस्थितिकी तंत्र का पहली बार शब्द का प्रयोग करने वाले हो जाएंगे एजी टांसले। पारिस्थितिकी तंत्र कहेगा तो एजी टांसले किए थे और केवल पारिस्थितिकी कहेगा तो अर्नेस्ट हैकेल किए थे। बाकी ऑप्शन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है, ये सही है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं, ये भी सही है। सबसे बड़ा कहेगा, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो महासागर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर, नेशनल बोर्ड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जैसलमेर में, राजस्थान। गुलाबों का शहर किसे कहते हैं? तो चंडीगढ़ के। और गुलाबी शहर कहते हैं जयपुर को। 27 नंबर हो जाएगा, भारत में निम्न में से किस राज्य का सोने के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? तो ये राज्य हो जाएगा कर्नाटक। और कर्नाटक में कहाँ? तो कोलार। अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। विश्व में सबसे अधिक थोरियम का उत्पादन भारत में होता है और भारत में कहेगा तो केरल राज्य में। थोरियम के कहेगा अयस्क कौन सा है? तो मोनाजाइट। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। आगे देखेंगे 28 नंबर हो जाएगा, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अफवाह तंत्र में रहती है? तो ये हो जाएगा वृक्षानुमा। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो ये वृक्षनुमा रखती है। कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो वृक्षनुमा। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहेगा तो गोदावरी हो जाएगा। 29 नंबर है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सा है? तो इसका प्राचीनतम श्रेणी हो जाएगा बृहत हिमालय। और इसका नया श्रेणी कहेगा तो शिवालिक हो जाएगा, जिसे पाद प्रदेश भी कहते हैं। धौलाधर एवं पीर पंजाल के बीच कौन सा स्थित है? तो ये हो जाएगा कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणी के बीच। आगे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तिलैया जो बांध है ये बराकर नदी पे स्थित है। पंचेत बांध कहेगा तो दामोदर नदी पे स्थित है। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पे स्थित है। और माता टीला बांध हो जाएगा बेतवा नदी पे। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से
और भारत के रूर छोटा नागपुर के पठार को ही कहा जाता है। चंबल नदी जनापाव के पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश से और ये यमुना के सहायक नदी है। बेतवा नदी भी यमुना के सहायक नदी ही है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या हो जाएगा 20। भारत में कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या 20 है। पौधे के विकास के लिए कहेगा कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? तो 16। राशि की कुल संख्या कितनी है? तो 12। आगे देख लेंगे, 32 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एक समांतर फसल का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा गेहूं और सरसों। धान में जो खैरा रोग होता है ये जिंक के कमी से होता है, यानी कि जस्ता के कमी से। कपास के लिए सबसे अच्छा मिट्टी कहेगा तो काली मिट्टी हो जाएगा, जिसका अन्य नाम रेगुर मिट्टी है और काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से होता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें कह रहा है कौन सुमेलित नहीं, तो जो सिंदरी, ये तांबा के लिए प्रसिद्ध नहीं है। सिंदरी प्रसिद्ध है उर्वरक के लिए और तांबा के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में खेतड़ी। अम्बाला प्रसिद्ध है उर्वरक के लिए और पंजाब में है। नेपानगर प्रसिद्ध है कागज़ के लिए मध्य प्रदेश। नौरौरा प्रसिद्ध है अणुशक्ति के लिए और ये उत्तर प्रदेश में है। आगे देखेंगे, 34 नंबर हो जाएगा, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? कह रहा है कि एक वास्तविक जो गैस है वो कब आदर्श गैस के भांति कार्य करेगी? तो निम्न दाब एवं ऊंचे ताप पर। आदर्श गैस का कहेगा कि समीकरण क्या है? तो PV बराबर nRT, जिसमें P गैस का दाब होता है और V जो होता है गैस का आयतन होता है। 35 नंबर हो जाएगा, वह लेंस जो किरणों को एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? तो लेंस कहेगा तो अभिसारी लेंस हो जाएगा, जिसे उत्तल लेंस कहते हैं। और दर्पण पूछेगा तो अवतल दर्पण हो जाएगा। किरण को एकत्रित करने के लिए लेंस उत्तल लेंस और दर्पण अवतल दर्पण। आगे देखेंगे, 36 नंबर है, परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? तो आपतन जो कोण होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। आगे देख लेंगे, 37 नंबर हो जाएगा, किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने में उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। यह ऊर्जा क्या कहलाती है? तो ये ऊर्जा हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। धनुष में कौन सी ऊर्जा पाया जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? तो यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। 38 नंबर हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज किए थे। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज किए थे। और सापेक्षता के सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। रेडियो सक्रियता की खोज किए थे हेनरी बैकुरल ने। आगे देखेंगे, अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म समानतः पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भंगुरता। सबसे अधिक तैनाता और आघातवर्णीय कहेगा धातु कौन सा है? तो ये हो जाएगा सोना। निम्न में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का, और इसका सूत्र होता है NaHCO3, जिसे खाने वाला सोडा कहते हैं। धोने वाला सोडा के सूत्र हो जाएगा NO2CO3। विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2। सोडियम क्लोराइड, ये इसको साधारण नमक कहते हैं, जिसका सूत्र होता है NaCl। आगे देखेंगे, मानव अस्थि का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? तो ये हो जाएगा कैल्शियम। मानव अस्थि का सबसे प्रमुख घटक हो जाएगा कैल्शियम। हीमोग्लोबिन में कहेगा कौन सी धातु पाया जाता है? तो लोहा। सफ़ेद फास्फोरस और पीला फास्फोरस को जल में रखा जाता है क्योंकि ये वायु के साथ अभिक्रिया कर लेती है। बाकी लाल फास्फोरस को दिया सलाई में प्रयोग किया जाता है। 42 नंबर हो जाएगा, वयस्क के पुरुषों में RBC की समांतर संख्या कितनी होती है? संख्या कहेगा तो 5.4 मिलियन। और कितना लीटर होता है? तो 5 या 6 लीटर होता है। RBC का निर्माण कहाँ पे होता है? RBC का निर्माण जो होता है अस्थिमज्जा में होता है। और मृत जो RBC होते हैं, मृत RBC का नष्ट कहाँ पे होते हैं? तो ये होते हैं यकृत में। मृत RBC नष्ट होते हैं यकृत में। आगे देखेंगे,
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो ये ग्रंथि हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, और ये सबसे छोटी ग्रंथि है जिसका भार होता है 0.6 ग्राम, और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। ये यकृत के बाद ये दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि है। अधिवृक्क ग्रंथि का अन्य नाम एड्रिनल ग्रंथि है। आगे देखेंगे 44 नंबर हो जाएगा, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग कौन सा है? तो इसका श्वसन अंग होता है वातक तंत्र। कॉकरोच के हृदय जो होता है 13 कक्षीय वाला होता है। आगे देखेंगे 45 नंबर हो जाएगा, तारों का टिमटिमाना प्रकाश का किस घटना के कारण होता है? तारों का जब टिमटिमाना होता है ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और प्रकाश का प्रकीर्णन का कारण क्या है? तो वायुमंडल में धूल कण का विसरण। और प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश का किरण किसी सतह से परिवर्तित होता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे देखेंगे, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगी? तो विद्युत शक्ति जो होगी 4 गुनी बढ़ जाएगी। और विद्युत धारा का मात्रा कहेगा तो एम्पियर होता है, और विभवांतर कहेगा तो वोल्ट मीटर। वेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। वेग अगर दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। और एक तार में बहती हुई विद्युत धारा या विभवांतर प्रत्येक को दुगना किया जाता है तो 4 गुनी बढ़ जाएगी क्या? तो विद्युत शक्ति। आगे देखेंगे 47 नंबर हो जाएगा, मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? मर्मिकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है चींटियों का। और ऑफियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है सर्पों का। एंटोमोलॉजी में कीट का अध्ययन किया जाता है। 48 नंबर हो जाएगा, भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक किसे माना जाता है? तो जेम्स विल्सन को। खेड़ा के कहेगा युद्ध कब हुआ था? तो खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 में ताराबाई और साहू के मध्य। आगे देखेंगे, टैरिफ लगाया जाता है। टैरिफ लगाया जाता है किसी देश द्वारा आयात पर लगाए गए कर को। टैरिफ लगाया जाता है किसी देश के आयात पर। टैरिफ किसे कहते हैं? तो किसी देश द्वारा लगाए गए कर को, किसी देश के द्वारा लगाए गए आयात पर जो कर लगता है उसे टैरिफ कहते हैं। पालखेड़ा के युद्ध हुआ था 1728 में, और ये किसके बीच हुआ था? तो बाजीराव प्रथम और निजाम, हैदराबाद को जो निजाम थे उनके मध्य। पालखेड़ा के युद्ध 1728 में हुआ था, बाजीराव प्रथम एवं हैदराबाद के जो निजाम थे उनके मध्य। और वही खेड़ा के युद्ध कहेगा तो 1707 में ताराबाई एवं साहू के मध्य। आगे देख लेंगे 50 नंबर, बोलगा नदी कहाँ गिरती है? बोलगा नदी गिरती है, ये कैस्पियन सागर में गिरती है। बोलगा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है और यूरोप की सबसे लंबी नदी है। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है स्वेज नहर, और यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है स्वेज नहर, और यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि। कुछ वन लाइनियर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखते हैं। ध्वनि तरंगे एवं प्रकाश तरंगे क्रमशः अनुदैर्घ्य तरंगे एवं अनुप्रस्थ तरंगे है। ध्वनि तरंगे हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंगे, और प्रकाश होता है अनुप्रस्थ। प्रकाश तरंग जो है ये ध्रुवण हो सकता है। हवा में ध्वनि के वेग कहेगा तो 332 मीटर पर सेकेंड या 760 मील पर घंटा होता है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है श्रव्य ध्वनि, जिसे मनुष्य सुन सकते हैं। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात को अधिक सुनाई पड़ती है, इसका कारण हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई हो जाएगा पारसेक, जो कि 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 × 10⁻16 मीटर। लोलक की लंबाई बढ़ाने पर उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल इस क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? ठोस में जो ऊष्मा का संचरण होता है ये चालन विधि द्वारा होता है। गैसें एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण कहेगा किस विधि द्वारा होता है? तो ये होता है संवहन विधि द्वारा। और इस संवहन विधि में क्या होता है? तो ऊष्मा की हानि होती है। वायुमंडल गर्म होती है संवहन विधि द्वारा। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस में होता है? तो लाल रंग का।
हीरे का चमकना, कांच में आए दरार का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका आदि बनने का कारण कहेगा तो पूर्ण यांत्रिक परावर्तन हो जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है तो ये हो जाएगा डायऑप्टर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहेगा तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा और अधिकतम दूरी हो जाएगा अनंत। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करता है तो ये अवतल लेंस के भांति, और कहेगा हवा के जो पानी के अंदर हवा का बुलबुला है ये अवतल लेंस के भांति कार्य करता है और दिखाई देता है उत्तल लेंस के भांति। कार्य करेगा अवतल लेंस के भांति और ये दिखाई देता है, यहाँ दिखाई होगा, और ये दिखाई देता है उत्तल लेंस के भांति। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कहेगा तो चांदी हो जाएगा, और जरा दृष्टि दोष का निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है बाइफोकल लेंस का। जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है बाइफोकल लेंस का, और अबिंदुकता को निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है बेलनाकार लेंस का। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस। इसमें जो क्या है, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई देगी, और निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि निकट की वस्तु दिखाई देगी। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का। पृथ्वी की आयु एवं पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग द्वारा, और जीवाश्मों की आयु, प्राचीन पादपों की आयु ज्ञात की जाती है कार्बन डेटिंग द्वारा। यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ सुझाव में सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।